हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं स्किपर लिमिटेड के क्वार्टर 4 FY25 रिजल्ट्स के बारे में। अगर एक लाइन में सम करूं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और फ्यूचर आउटलुक भी कंपनी का बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे या किसी और के कहने पर प्लीज़ किसी स्टॉक को मत खरीदिए। अपनी ड्यू डिलीजेंस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को खरीदिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 40% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है और कंपनी के मार्जिन्स भी लगभग फ्लैटिश नजर आए हैं। अगर सेगमेंट वाइज बात करूं तो सबसे पहले आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इंजीनियरिंग सेगमेंट, जो लगभग 76% ऑफ देयर रेवेन्यू है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वाली सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद मार्जिन्स यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है, कंपेयर टू और दूसरी अगर सेगमेंट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। उसके साथ साथ यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, डिमांड भी सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 से कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ रेवेन्यू में लगभग 59% है इन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स डिवीजन, जहां पर ये पोल्स बनाते हैं, ट्रांसमिशन टावर्स बनाते हैं। इसके अलावा मार्जिन्स भी फ्लैटिश नजर आए हैं, लगभग 11.2% फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर कंपेयर टू 11.6% इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स। दूसरी सेगमेंट ईपीसी सेगमेंट, जहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेते हैं। अगर आपको फंडामेंटल वाली वीडियो ध्यान है तो उसमें मैंने बात किया था कि ये सेगमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर पूरी कंपनी के मार्जिन से कंपेयर करूं तो यहाँ पर मार्जिन सिर्फ 5 या 6% के आसपास है, जबकि पूरी कंपनी के मार्जिन से लगभग 10% के आसपास है। तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, मोट भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप एक ठेकेदारी का बिजनेस कर रहे हो, तो ये सेगमेंट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहां से लगभग कंपनी का 15% के आसपास रेवेन्यू आता है। ग्रोथ यहां पर बहुत ज्यादा नहीं थी, लगभग 12% के आसपास ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने ग्रो किया है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि अगर यहां से ग्रोथ कम आएगी इसका मतलब ये है कि दूसरी जो सेगमेंट्स हैं उन्होंने ज्यादा ग्रो किया है, यानी जो ओवरऑल मार्जिन है कंपनी के वो रिलेटिवली बेटर नजर आएंगे। तो वो सीन इस साल नजर आया यहाँ पर। इसी वजह से शायद कंपनी के जो ओवरऑल मार्जिन्स हैं वो FY24 के कंपैरिजन में हल्के से ज्यादा नजर आया हमें। तीसरी सेगमेंट पीवीसी पाइप्स की सेगमेंट है। अब ये सेगमेंट एक नेसेंट सेगमेंट है क्योंकि यहां से सिर्फ 9% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का आता है। नेसेंट सेगमेंट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंपनी इसको अभी ग्रो नहीं कर पा रही है। सिर्फ 400 से 500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हर साल इस सेगमेंट से आता है और मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि जब तक रेवेन्यू 1000 करोड़ के आसपास नहीं हो जाता तब तक हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं होने लगेगा। इसके अलावा जो पीवीसी पाइप इंडस्ट्री है आज के दिन में वो हेडविंड्स के थ्रू गुजर रही है, यानी वहां पर पूरी इंडस्ट्री के ही हाल खराब है। सबसे बड़ा रीजन तो उसका ये है कि जो गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन शुरू किया था उस पर जो खर्चा है ना वो कम कर दिया सरकार ने। अगर आप सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो और सरकार खर्चा कम कर देती है तो रेवेन्यू कैसे ग्रो होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी स्किपर ने इस क्वार्टर में क्वार्टर 4 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ये हाईएस्ट क्वार्टर है इनका आज तक का, है ना। लेकिन पूरे साल की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ 5% ग्रोथ आई है। अब स्किपर की मैनेजमेंट कह रही है कि वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे रिटेल ट्रेड पर, यानी रिटेल कस्टमर्स को अपनी पाइप्स और फिटिंग्स बेचने की कोशिश करेंगे, खासकर जो हमारी बाथरूम फिटिंग्स है वहां पर। अब उसके लिए इनको ब्रांड डेवलप करनी पड़ेगी। ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनकी ब्रांड ऑलरेडी डेवलप्ड है भी, वहां पर ट्रैक्शन है, लेकिन उस ब्रांड को पूरे देश के अंदर ले जाना पड़ेगा और ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को में अपने रिटेल पार्टनर्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इट्स अ बिग टास्क फॉर कंपनी राइट नाउ, क्योंकि यहां पर आज के दिन में मार्जिन हमें 4 या 5% ही नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी कंपनी के मार्जिन नीचे चले जाते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट थीसिस की हमने बात की थी अपनी फंडामेंटल वीडियो में वो इंटैक्ट नजर आ रही है, उस पर हमें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा इस रिजल्ट के बाद। सबसे पहले बात करते हैं हम वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है कंपनी का। तो अगर हम पहली सेगमेंट की बात करें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की, तो वहां पर अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के दिन में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्लांट्स इज लगभग 80 to 85%। यानी अगर आपको ज्यादा माल बेचना है तो आपको नई कैपेसिटी लगानी पड़ेगी और वो कंपनी कर भी रही है। मई 2025 में, यानी इस महीने, जो इनकी 75,000 टन की कैपेसिटी है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी का प्लान है कि FY26 में एक और 75,000 की कैपेसिटी ये लगाने वाले हैं। उसके अलावा डिमांड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। डिमांड कैसे पता चल रही है? क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक आज के दिन में फुल है बिल्कुल।
आज के दिन में ऑलमोस्ट 7500 करोड़ की ऑर्डर बुक है स्किपर की। मैं सभी डिविजन की बात कर रहा हूं, जिसमें से लगभग 4 से 5000 करोड़ के आसपास की इनकी इंजीनियरिंग डिवीजन की ऑर्डर बुक है। ऑर्डर पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लगभग 20,000 करोड़ के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इन्होंने टेंडर भर रखा है, और इनका जो सक्सेस रेट है वो लगभग 25% के आसपास रहता है। तो चांसेस हैं कि 4-5-6 हजार करोड़ के आसपास तक के प्रोजेक्ट वहां से आ सकते हैं। इवन एक्सपोर्ट की डिमांड भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बात की है कि कंट्रीज लाइक अमेरिका में बहुत खतरनाक एक्सपेंडिचर हो रहा है ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए। वहां पर ग्रिड बहुत पुराना हो चुका है, तो वो मार्केट मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इन्होंने लगभग $150 मिलियन के आसपास के प्रोजेक्ट्स में बिड कर रखा है अमेरिका के अंदर। उसके अलावा अफ्रीकन मार्केट है, मिडल ईस्ट मार्केट है, जो अगेन बहुत बढ़िया कर रही है। तो डिमांड में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि हम पूरी कंपनी को लगभग 20 से 25% पे ग्रो करेंगे, जिसमें से ये कह रहे हैं कि जो पॉलीमर का बिजनेस है वो शायद रिलेटिवली बेटर स्पीड से ग्रो करेगा, क्योंकि उसका बेस होता है वहां पर शायद हमको 25 से 30% के आसपास ग्रोथ नजर आ सकती है। अब अगर कंपनी की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने हमेशा अपनी ग्रोथ गाइडेंस को बीट किया है। पिछले 2 साल से 3 साल से वो लगभग 40% से ग्रो कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्या अब भी 30% 40% से ग्रो कर पाएगी, ये क्वेश्चन है। इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। अभी मैनेजमेंट कह रही है कि 25% की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि उनका बेस बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा हमारा थीसिस पॉइंट था मार्जिन एक्सपेंशन। 2024 और 2025 में कंपनी के मार्जिन फ्लैटिश रहे हैं 9 से 10% के बीच में। अब सवाल ये उठता है कि मार्जिन क्या यहां से एक्सपेंड हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर, इनकी वर्किंग के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो शायद मार्जिन को एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर आज के दिन में जो कंपनी के अंदर है वो है कि क्वालिटी ऑफ इनकी जो ऑर्डर बुक है ना वो इंप्रूव हो रही है। देखिए, इनके पास जब ऑर्डर आते हैं ना वो डिफरेंट नेचर के आते हैं। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें उन प्रोजेक्ट्स को, उन ऑर्डर बुक्स को, तो डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और नॉन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, टीएनडी या फिर नॉन टीएनडी प्रोजेक्ट्स में। मैनेजमेंट का कहना यह है कि 2024 और 2025 में जो हमारे रेवेन्यू मिक्स था ना, उसके अंदर नॉन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स ज्यादा थे, जिनमें मार्जिन रिलेटिवली कम होता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करने की जहां पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स ज्यादा हो या उनका रेवेन्यू मिक्स ज्यादा हो। तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है वो कंपनी के लिए ये हो सकता है कि जो ऑर्डर बुक आज के दिन में 7500 करोड़ की हमें नजर आ रही है ना, वहां पर टी&डी के प्रोजेक्ट शायद रिलेटिवली ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, जो हमारे मार्जिन्स को थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रही है, खासकर अमेरिकन मार्केट के ऊपर। पहली बार कंपनी को अमेरिका के अंदर $15 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला है। इससे पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट अमेरिका के अंदर कंपनी को कोई भी नहीं मिला था। दे आर नाउ वर्किंग विद द वन ऑफ द बिगेस्ट ईपीसी प्लेयर इन अमेरिका। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर मार्जिन्स लगभग 2% से ज्यादा होते हैं। फॉर अ कंपनी जो 9 से 10% के बीच में ऑपरेट कर रही है, उनके लिए 2% मार्जिन्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो कंपनी का प्लान है कि यूएस में बहुत खतरनाक स्पीड से ग्रो करना। अच्छा, एक बात और समझिए कि ये जो नया प्रोजेक्ट इनको मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था एक और नजरिए से अगर हम देखें तो, क्योंकि अमेरिका में अगर आप अपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो एक अप्रूवल साइकिल बहुत लंबी होती है। अगर स्किपर आज के दिन में यूएस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स भेजने लग गया तो इसका मतलब ये है कि उनको अप्रूवल्स मिल गए हैं, और अप्रूवल्स मिल गए हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंट नए प्रोजेक्ट्स के लिए अब बिड कर सकते हैं। तो चांसेस ये है कि अमेरिकन रेवेन्यू अब कहीं ज्यादा बेटर स्पीड से ग्रो करेगा फॉर स्किपर इन अमेरिका। उसके अलावा जो ठेकेदारी का धंधा है, ईपीसी का बिजनेस है, वहां पर मैनेजमेंट कह रही है कि हम हायर वोल्टेज के जो सब स्टेशंस हैं या हायर वोल्टेज की जो लाइंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सिर्फ उनके लिए बिड कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल वोल्टेज या छोटी वोल्टेज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें। कंपनी को पहली बार सब स्टेशन ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। तो चांसेस ये हैं कि जो ईपीसी के मार्जिन्स हैं वो वैसे भी कम होते हैं, ठीक है, लेकिन चांसेस ये हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स आप बनाने लग जाएंगे। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर आपको कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हर कोई आदमी 800 केवी एचवीडीसी की लाइन नहीं लगा सकता इंडिया के अंदर, है ना। तो उसकी वजह से आपको मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने इजी हो जाते हैं। तो चांसेस हैं कि आपको ज्यादा बेटर मार्जिन्स मिलेंगे विद दीज न्यू प्रोजेक्ट्स। उसके बाद अगर मैं पीवीसी सेगमेंट की बात करूं तो वहां पर आज के दिन में लगभग 400 से लेकर 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। ये रेवेन्यू इंक्रीज होकर जब तक 1000 करोड़ ना हो जाए, आज के दिन में मैनेजमेंट कह रही है कि 25 से 30% के आसपास से ग्रो करेगा। तो जब तक 1000 करोड़ के रेवेन्यू ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर बना के रखेगा। अब मैनेजमेंट को चाहिए कि इस
सेगमेंट को बहुत रैपिडली ग्रो करे इन रिटेल सेगमेंट, क्योंकि जल जीवन मिशन से हमें अब बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है ना। अगर पीवीसी की सेगमेंट बहुत बढ़िया ग्रो करती है, 1000 करोड़ पे अगले 2 या 3 साल में वो पहुंच जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल कंपनी के मार्जिन अगेन इंप्रूव होंगे। तो कंपनी के अंदर ग्रोथ ट्रिगर्स तो नजर आ रहे हैं मार्जिन को एक्सपेंड करने का। मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव है, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो 9 से 10% की ही दी है, यानी फ्लैटिश गाइडेंस ही दी है। लेकिन मैनेजमेंट ये भी बोल रही है कि बहुत ज्यादा स्कोप है कि हम मार्जिन एक्सपेंड कर सकते हैं फ्यूचर में। यहाँ पर अगर हमें आधा % या 1% या 2% मार्जिन एक्सपेंड होते हुए नजर आ गए ना अगले 3 साल में 4 साल में, और जो डिमांड मैनेजमेंट बता रही है उस तरीके से ऑर्डर बुक ग्रो होती रही और प्रोडक्शन हमारी ग्रो होती रही, हम नई कैपेसिटीज लगाते रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर होल्डर के पैसे स्किपर में जरूर बन सकते हैं। लेकिन हमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर नजर बना के रखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट अपने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के हिसाब से जो एक्सपेंडिचर करने का प्लान कर रही है वो करती रहेगी या नहीं करती रहेगी। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी ने खतरनाक ग्रोथ दिखाई है, खतरनाक इंप्रूवमेंट दिखाई है। FY24 में 164 डेज हुआ करते थे वर्किंग कैपिटल, आज के दिन में वो घट के 95 डेज हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट अपनी जो वर्किंग कैपिटल है ना उसको कहीं ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर रही है। जो डेटर डेज हैं और जो इन्वेंट्री डेज हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। इसका मतलब दे आर यूजिंग देयर कैपिटल मोर प्रूडेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा हमें कैश फ्लोज भी इंप्रूव होते हुए नजर आए। उसके बाद डेट की सिचुएशन वो भी इंप्रूव हो रही है। डेट टू इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 0.64 था, आज के दिन में 0.59 है। डेट टू इबिटा अगेन इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 1.81 टू 1.55। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन 9% के आसपास था FY24 में, जो आज बढ़ के लगभग 22% के आसपास आ गया है, 21.7%। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि क्वालिटी ऑफ कैश फ्लोज, वर्किंग कैपिटल एंड लेवरेज, ये सभी चीजें इंप्रूव होंगी अगले फाइनेंशियल ईयर में भी। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की आज के दिन में लगभग 4.4 या 4.5 के आसपास है। मैनेजमेंट कह रही है कि वो इंप्रूव हो जाएगी टू 4% इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स। तो ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। फ्यूचर में भी नजर आ रहा है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपने मार्जिन्स को एक्सपेंड कर सकती है, अपने वॉल्यूम्स को एक्सपेंड कर सकती है। 25-30% के आसपास की शायद ये ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आज के दिन में हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे कहां पर स्टैंड करते हैं। और जहां तक फ्यूचर की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन की थीम है ना, ये एक मेगा थीम है, ये एक छोटी मोटी स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट 9 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे जैसे इंडिया का रिन्यूएबल के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको ग्रिड अपग्रेड करने ही करने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट भी ये बात मानती है कि ये शायद इलेक्ट्रिफिकेशन की थीम सिर्फ 2, 4 या 5 साल की थीम नहीं है, ये अगले 20 साल की थीम है। अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है स्किपर के इन्वेस्टर्स जरूर पैसा बनाएंगे। लेकिन अगर इस थीम में कोई ना कोई दरार हमें नजर आती है फ्यूचर में, तो हमें सचेत हो जाना है, क्योंकि इस तरीके की कंपनी सिर्फ तभी अच्छा परफॉर्म करती है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर हमें नजर बना के रखनी होगी। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।